सविता जी, आपसे हम क्या सुनेंगे, संस्मरण या चर्चा? देखेंगे समझ में आएगा जो सुना देंगे। कार्यक्रमों का तो अब ऐसी स्थितियां हो गई है कि 2 घंटे पहले पता चलता है कार्यक्रम है, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल, क्योंकि मॉरिशस में भी अभी तो लॉकडाउन जैसी स्थितियां वापस आ गई हैं। अच्छा नहीं तो अच्छा हमारे यहाँ ऑन ग्राउंड प्रोग्राम शुरू हो गए थे। अच्छा जी। तो अभी जब कोरोना की स्थितियां तो सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक चल रही है, तो वापस सब मतलब ये स्थितियां हैं कि 10 लोगों से ज्यादा जमा नहीं हो सकते कहीं। हम्म। तो वापस सारे ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि भारत में भी कई बॉम्बे में ही मेरे ख्याल से अभी लगा है वो हाँ हाँ, तीन वहाँ धारा एक सौ भारत चवालीस में का। सिर्फ मुंबई में है, और बाकी जगह तो मुझे नहीं लगता इतना है, लेकिन हम लोगों को आने में दिक्कत यही हो रही है क्योंकि सिर्फ मुंबई की फ्लाइट चालू है यहाँ से। अच्छा। तो जाना है तो एकदम खतरे के बीच से ही जाना है। हम्म। तो अभी तो सारी ट्रैवलिंग अवॉइड हो रही है यहाँ। किसी और लिंक पे तो नहीं चले गए सब? पिछली बार ऐसा ही हुआ था, हम सब एक जगह आ गए थे, आप कहीं और चले गए थे। पता नहीं, जाने तो नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग, मैंने तो यही लिंक बनाया है। अगर पिछले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आएगा। मैं दोबारा से सबको भेज देती हूँ, वैसे कोई ना कोई फोन करेगा ही करेगा हमें। नमस्कार सविता जी, वेरी नाइस टू सी यू। नमस्कार। हाँ, हम शायद पिछले कार्यक्रम में भी मिले थे, अरुणा जी के प्रोग्राम में। अच्छा, मुझे हाँ ध्यान आया, थोड़ा सा ध्यान आया। गौतम जी का फोन है। हेलो, आप कौन कौन है? नहीं, मैंने अभी भेजा था चैट पे, मैंने दोबारा भेजा है आपके इस पे। जी जी, ईमेल में भेजा है सर। हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, वो टाइम उनका आउट हो गया था, तो अभी मैंने दोबारा नया लिंक भर के भेजा है अभी आप सबको। आप कहाँ हैं योगेंद्र जी? जी, मैं रहता जर्मनी में हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ डेनमार्क में। अच्छा। तो मैं दो देशों के बीच में इंडिया से आया हूँ, तो शंको की हालत में मैं जी रहा हूँ। आजकल के त्रिशंकुओं की हालत पुराने जमाने वाले त्रिशंकु जैसी नहीं है, ये स्थितियां आज के समय में अच्छी नहीं, मानी जाती वो तीनों तरफ जा सकते है। हैं। हाँ, आज ये स्थितियां अच्छी मानी जाती है। पहले जब बोला जाता था कि जर्मनी से आपका विदेश डेनमार्क, गमन होगा मैंने तो कहा उसे बुरा जर्मनी से। माना जाता था। हाँ, गो अहेड प्लीज। हम्म। हाँ, कि पहले अगर कुंडली में ये होता था कि इसके बाहर के योग हैं, विदेश गमन है इसका, तो उसे बुरा माना जाता था, उसकी शांति के लिए बड़े यज्ञ करवाए जाते थे। आजकल उसे अच्छा माना जाता है, अरे वाह विदेश गमन है, बढ़िया है, रहने दो। अरे मुझे तो मेरा हाथ है कि एसजी टाइम में एक ने देख लिया तो बोला तुम्हारे हाथ में तो योग ही नहीं बाहर जाने का। हमने कहा यार ये तो जो है अचंभव अचंभा है मेरे लिए, मतलब कौन सी लाइन होती है वो बताओ मुझे। तो वही कह तो रही हूँ, त्रिशंकु वाली स्थिति आज के समय में अच्छी मानी जाती है, नहीं, सबसे समय काल बेस्ट, के अनुसार। सबसे बेस्ट है। चलिए योगेंद्र जी को अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ डेनमार्क से प्रोफेसर योगेंद्र जी को। नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े होने के बावजूद दिल हिंदुस्तान की परंपरा और शौर्य से जुड़े हुआ है, अपने देश के प्रति मजबूत विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। आइए जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में इनके परिवार के योगदान को। योगेंद्र जी, आप आमंत्रित हैं। नमस्कार गवाना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैंने ऑलरेडी सब लोगों के विचारों को सुना हुआ है, और मैं बहुत युवा हूँ, मेरे पास कुछ संस्मरण होंगे, वही मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। मेरे जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने देखा है अभी तक बात करते हुए, मैंने अपने सीनियरों से बात की है, जूनियरों से भी बात की है, युवा अवस्था कई लोगों से। इस जो यात्रा के दौरान बातचीत करने से मुझे यह एहसास होता है कि जो हमारी देशभक्ति है वो अलग अलग तरह से चलती है। जो गांव से पढ़ा हुआ लड़का है, बच्चा है, जो प्राइमरी पाठशाला से पढ़ा हुआ है, उसकी देशभक्ति अलग तरह से चलती है। जो सीबीएसई कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है उसकी देशभक्ति अलग तरीके से, और जो दिल्ली के गोयनका स्कूल में पढ़ा हुआ है उसकी देशभक्ति अलग तरीके से चलती है। और बहुत लकीली बढ़िया। मैं जो है गांव का पढ़ा हुआ जो है
जो प्राइमरी पाठशाला है वहां से पढ़ करके निकला हूँ। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम हमारी लाइन वहां से शुरू होती थी, पराधीन सपने सुखना ही। हमने जो है क्लास 5 के बाद जो है जितने निबंध लिखे या जो भी लिखे इम्तहान में, परीक्षाओं में, वहां हमें इसी तरह से जो है निबंध लिखाए जाते थे। तो हमारी वहां से शुरुआत हुई। मैं इस बात से मैं बहुत धनी मानता हूँ अपने आप को कि मैं नाना जी के घर में रहता था। मेरे नाना जी अध्यापक थे और नाना जी 29 बॉर्न थे शायद, 1930 या 1929, क्योंकि वो 1990 के अराउंड रिटायर हुए। तो जब जाड़े में हम जो है, हम लोगों को अक्सर हमारे ऊपर यही होता था कि भाई आपको जो है रजाई में बैठ के पढ़ाई करनी है लालटेन के सामने। और नाना जी और बाबा जी की उम्र सेम थी, या वो आग जला करके बैठते होते थे, तब वो अपने बचपन की बातें करते थे। और वहां से हमें सुनने को मिला काफी चीजें, कई कई तरह के जो है मतलब बातें जो अब याद आता है तो उनका मतलब हमें अलग निकलता है। हम उस टाइम जब सुनते थे तो उसका मतलब अलग निकालते थे, और बीच में हम जब मिडिल एज में थे तो उनका मतलब हमें अलग अलग समय पर अलग अलग मतलब नजर आया उनका, जो है जो हम समझ पाए। वो बताते होते थे कि हमारे नाना के ही बगल में एक जो मिश्रा जी थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और कभी कभी वो भी आते होते थे, तो आपसी चर्चा होती थी कि यार तुम अगर 1 साल बड़े होते, 2 साल, तो तुम भी रजिस्टर हो जाते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले में। तुम्हारी उम्र कम थी इसलिए तुम जो है जेल नहीं जा पाए, तुमको जेल में नहीं डाला गया, तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं हुआ। लेकिन उस समय वो लोग जो बातें करते थे कि उनका जो है कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या था, पत्राचार भी होता था तो बहुत ही सीक्रेट माध्यम से होता था, और कैसे कैसे लोग ट्रिक अपनाते थे, पत्र लिख करके कभी महिलाओं को देते थे, या जो है कभी उस पर जो है विवाह का आमंत्रण होता था, उसके अंदर कुछ और चीजें कुछ और लिखा हुआ होता था। इस तरह से गांव में कम्युनिकेशन हुआ। और मतलब आज ये सोच करके बहुत मतलब लगता नहीं कि हाँ क्या मानसिक अवस्था रही होगी उन लोगों की, कि उस टाइम जो है सिर्फ एक ही था कि हाँ हमें आजादी चाहिए, पराधीन सपने सुख नहीं। किस तरह से कैसे कोई छोटा था, बड़ा था, बच्चा था, जो भी लोग थे वो यही कहते थे कि नहीं, यही सोचते थे उस टाइम कि कैसे हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना है, कैसे हम, गांव की यही स्थिति थी, शहर की मुझे नहीं पता। और बताते होते थे कि कभी कभी इन लोगों को मार भी पड़ी, नाना लोगों को भी युवावस्था में थे, कभी पुलिस ने पकड़ लिया, कभी थाने में जाकर के रुकना पड़ा, कभी हवलदार आया, कभी कोई हवलदार सही होता था, कोई खराब होता था। और वो गए, मतलब जेल भी गए, लेकिन नाम वाम नहीं रहा उसके। कई मतलब उस समय जब मैं सुनता था तो लगता था कि नहीं, ये लोग भी इतने शैतान थे अपने बचपन में कि किसी की दीवार कूद गए, किसी के जो है मतलब किसी की कोई गाड़ी में बैठ करके गया, कैसे भी गया। लेकिन वो जज्बा आप समझ में आता है कि वो कितने क्या बोले उसको, जो है हिंदी में शब्द तो नहीं आ रहा है, कि वो किस तरह से मोटिवेटेड थे कि अपनी चीजों को हमें कम्युनिकेट करना है ना। उस समय कोई साधन होता था, कुछ पत्रिकाएं होती थी वो भी जो है छिपी छिपाई चलती थी, कुछ लिटरेचर होते थे। तो बड़ा जो है मतलब फिर मजाक मजाक में भी कहते थे, जैसे जो हमारे नाना जी के पड़ोसी मिश्रा जी थे, वो रजिस्टर हो गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, तो उनके बच्चे जो है, हमारे मामा लोग नाना जी को कमेंट भी मारते थे कि अगर आप भी रजिस्टर हो गए होते तो आज हमें बेनिफिट मिलता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, जो है हमें कई चीजें प्रिविलेज में मिलती। बहुत बढ़िया। हम्म, तो उसमें मतलब मैंने एक जलन भी देखी है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में नहीं हो पाया गांव में, वो मतलब एक हीन भावना से, क्या रे वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, 5% की सब जगह छूट, बस में किराया फ्री, सीट अलग, सब कुछ अलग पूरी। अगर हमारे भी जो है नाना होते तो हमें भी पूरे उसमें जो है छूट मिलती। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं मैंने देखी हैं। हाँ ये है कि जो हमारा गांव से निकला हुआ जो है आजादी का जो जश्न है, जो पराधीनता का कष्ट है जो निकला हुआ है, वो रियली सच है। वो हमें शहरों तक लाना होगा।
तो मेरे दिमाग में तो यही सब कुछ थोड़े बहुत संस्मरण जिंदा है, ज्यादा है नहीं, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, ना तो मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत जो यादें हैं उन्हीं को सोचता रहता हूँ। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्कार कहना चाहूंगा और संक्षेप में। नैनो टेक्नोलॉजी वाले हैं और आपके अनुभव बड़े नैनो ही हैं, एकदम बारीक जमीनी अनुभव हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। और बहुत बहुत ये धन्यवाद। बहुत हिम्मत की बात है जो आपने कही। शायद मेरे ख्याल से बाकी लोग भी इत्तेफाक रखेंगे कि ये सच्चाई जो आपने बयां की कि स्वतंत्रता सेनानी के बतौर नानाजी रजिस्टर नहीं हुए तो जो सहूलियतें नहीं मिल पाई, तो वो एक महसूस जो लोगों में बाकी आसपास परिवार में है, वो कितनी किस बखूबी आपने बताया, मतलब कोई लाग लपेट नहीं। ये बात काबिले तारीफ है और यही वो सच्चाई है जो स्वतंत्रता सेनानियों की थी। कोई भी स्वतंत्रता सेनानी शायद खुद के लिए किसी भी सुविधा के लिए नहीं सोचता होगा। बाद के लोगों ने सोचा, ये उनकी कमी थी। बट जो लड़े देश के लिए, जिन्होंने अपने सर कलम किए, उन्होंने शायद एक पल के लिए भी किसी सुविधा के लिए नहीं सोचा होगा। और आपने ये जिस सामगोई से बात की, उससे यही समझ आता है कि आप में अभी भी नाना जी का वो जज्बा बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कुछ किया, ये हम लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं। अम, पर देश को स्वतंत्रता मिल गई और देश कैसा हो, ये विचार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें दिया। मगर अफसोस कि हम ही कहीं उन्हें समझने में भूल कर बैठे। और पर एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों ने हमारे उन सेनानियों की बात समझी और एक खुशहाल खुली फिजा का आनंद लिया। यह देश और कोई नहीं, मॉरिशस है। और यहीं से मैं अपनी अगली वक्ता को आमंत्रित करने जा रही हूँ। सविता जी, आप आमंत्रित हैं। बहुत धन्यवाद अरुणा जी। मंच पर उपस्थित सभी को नमस्कार करती हूँ। और शायद हमारे कुछ मित्र जुड़ नहीं पाए, प्रोफेसर जोशी जी थे और लोग भी थे। चलिए हम विषय पर आते हैं। विषय है अमृत महोत्सव और साहित्य। कहते हैं हितोपदेश में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। कि जिसके जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, वो बिना पूछ, साक्षात बिना पूछ का पशु है, पशु के समान है उसका जीवन। तो हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ साहित्य कला किसी ना किसी रूप में है। जैसे अभी हमारे योगेंद्र जी ने कहा कि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं भी डिस्क्लेमर डाल देती हूँ कि मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद हम पत्रकारिता में आए और फिर साहित्य लेखन में आए। तो मेरे पास शायद उतने साहित्यकारों के नाम नहीं होंगे जो हमारे पूर्व वक्ता यहाँ हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। नहीं, वो आईडी डालिए। शायद कुछ हमारे मित्र जुड़ेंगे अभी। तो जो हमारे जो पूर्व वक्ता हैं, उन्होंने जो अच्छे अच्छे नाम लिए, हमारा ज्ञानवर्धन किया इतने सारे बातों से, इतने सारे साहित्यकारों से, उनके साहित्य से, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम एज ए साइंस स्टूडेंट, एज अ देश के नागरिक के बतौर पे जो हमने देखा है, मैं उसी को साझा करना चाहूंगी कि मुझे जो लगता है साहित्य और जो हमारा अमृत महोत्सव, हम देशभक्ति का जो अमृत महोत्सव बना रहे हैं आजादी का, इसकी जो नींव है वो महाभारत काल से आती है। जब अर्जुन सब धनुष बाण छोड़ छाड़ कर निराश होकर बैठ गए थे कि अब कुछ नहीं करना, युद्ध नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, मुझे नहीं लड़ना युद्ध, तब पहला उपदेश उन्हें गीता का ज्ञान दिया था कृष्ण भगवान ने। उसे मैं साहित्य ही मानती हूँ। जब युद्ध में निराशा आ जाती है तो साहित्य आपका संबल बनता है। और वो जब संबल बना, फिर महाभारत में अर्जुन ही अर्जुन दिखाई दिए। जितने दिन युद्ध चला अर्जुन ही अर्जुन रहे। तो ये एक साहित्य का पावर है, साहित्य की शक्ति है कि आप अर्जुन जैसे निराश व्यक्ति में भी वो साहस भर देता है। तो मुझे लगता है ये साहित्य और जो आजादी है ये तब से चली आ रही है। उसके बाद राम जी ने भी कहा, जब उन्हें वनवास हो गया था तब उन्होंने भी कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि कुछ भी हो, कहीं चला जाऊं, विश्व में कहीं भ्रमण कराऊं, जननी जन्मभूमिश्च, मेरी जन्मभूमि ही स्वर्ग से भी उसकी तुलना नहीं है। तो राम जी ने कहा द्वापर में। तो साहित्य
हमारे सभी के जीवन में जुड़ा आ रहा है। महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था जब वो निराश हो गए थे। राम जी ने भी जब वनवास हो गया था तब जन्मभूमि के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। और इसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय में आते हैं हम, तो उन्होंने कहा था निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। भाषा की जो शक्ति है हमें हर युग में हमें पता चलती रही है, बड़े बड़े जो हमारे मार्गदर्शक हुए उस युग के, उनके द्वारा। और फिर मतलब अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं। आजादी हमने 1947 में हम आजाद हुए, अमृत मंथन शुरू हुआ, उसी को मैं मानती हूँ कि उसी समय अमृत मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले दंगों का विष निकला। जब मंथन होता है तो सबसे पहले विष निकलता है, और जब वो विष निकला, दंगों का विष निकला, और वो आज तक चला आ रहा है। और जैसा कि जोशी जी ने कहा था कि हम कब माने, आजादी कब मिली हमें, 1947 में माने या 2014 में माने, तो मान सकते हैं हम कि अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं और इस अमृत मंथन से कुछ अच्छे रत्न हमारे समाज को मिलेंगे, हमें मिलेंगे। साहित्य, इससे पूर्व भी जो साहित्य की जो छोटी छोटी बातें हुई हैं, जो छोटी छोटी कविताएं हुई हैं, उनको हमारे जो भक्त हुए या जो हम इनकी बात करते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, एक लाइन है, साहित्य की देन ही है ये लाइन। इसको सुनकर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए। ये साहित्य की शक्ति है कि एक लाइन की गीत गा गा कर वो लोग फांसी पर चढ़ गए। ऐसे हमारे यहाँ योद्धा हुए, ऐसे हमारे यहाँ जो देशभक्त पैदा हुए भारत भूमि पर। और साहित्य की महिमा हमारे हर, सिर्फ युगों में नहीं, हर सदी में और हर दशकों में हमें इसकी महिमा मिलती रही है। आज जो हम कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी की हम जो एक लाइन है, ये पकड़कर हम अच्छे दिनों की कल्पना में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक साहित्यकार की ही देन होगी, किसी साहित्यकार ने बैठे हुए लिखा होगा, भले ही वो राजनेताओं के लिए लिखा होगा, लेकिन लिखा होगा किसी न किसी ने किसी पार्टी के लिए लिखा होगा, किसी मन से लिखा होगा, लेकिन कोई ना कोई लिखे जा रहा है। और इन्हीं जो छोटी छोटी लाइनें हैं, एक एक लाइनें हैं, इनको पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। इन्हीं पंक्तियों को पकड़कर आम जनता आगे बढ़ी है। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं लेखक हूँ, अपने आप को पत्रकार कहती हूँ, साइंस बैकग्राउंड से आई हूँ, लेकिन इन जो पंक्तियां हैं, साहित्य में कदम रखने से पहले भी हमारा परिचय इन पंक्तियों से था। हम करें राष्ट्र आराधन, ऐसी पंक्तियों से हमारा परिचय जन्म से रहा है। जो योगेंद्र जी, जिनका लेखन का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि पराधीन सपने हो सुखना ही, इस तरह की पंक्तियां उनके जन्म से रही हैं, उनके साथ रही हैं। और यही साहित्य की महत्ता है कि वो आम आदमी तक पहुंच बनाती है, आम आदमी को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। अर्जुन को गीता जी का उपदेश मिला, राम जी ने उपदेश दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हमें बहुत सारी चीजें दी, और आज भी हमें कोई ना कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे जा रहा है। जैसे जोशी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देश कभी प्रकृति, कभी भूमि, कभी मनुष्यता के रूप में हमारे साथ आता है। हमेशा कविता में या साहित्य में हम सिर्फ ये ढूंढें कि वो देशभक्ति की कविता है, नहीं, वो मनुष्यता की कविता है तो भी वो मेरे लिए देशभक्ति की कविता है। अगर वो उत्तराखंड के किसी गांव की कविता लिख रहे हैं पंत जी, तो मेरे लिए वो देश की कविता है। अगर वो ग्राम वधु लिख रहे हैं, ग्राम वधु की जीवन की बात कर रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड के गांव में एक वधु अपना, जो नारी है, स्त्री अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है और कैसे आगे बढ़ती है, वो मेरे लिए देशभक्ति की कविता है। वो बिल्कुल भी कम नहीं है मेरे लिए देशभक्ति से, क्योंकि इन्हीं सभी लोगों से मिलकर देश आगे बढ़ेगा। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत सिर्फ देश जो है वो सभी मनुष्यों से बनता है। तो हम सब एक दूसरे के लिए हाथ पकड़कर आगे बढ़ें और राष्ट्र आराधन करें। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, 62-71 की लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं। तो हमारे घर में तो ये चीजें, जो लड़ाई की, युद्धों की बात चलती रहती है, वो रोज का काम होता है कि हमने वो लड़ाई लड़ी थी, हमने उसको, यहाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ये जो राष्ट्रभक्ति है, ये इन्होंने, योगेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी बात की कि सबके लिए अलग होती है। एक साहित्यकार के लिए अलग राष्ट्रभक्ति के मायने अलग होते हैं,
एक जो योद्धा है उसके लिए मायने अलग होते हैं, एक प्रोफेसर है उसके लिए देशभक्ति के मायने अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी जाकर एक जगह मिलते हैं और हम देश आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। अभी जो काशी में कॉरिडोर बना है उसको सब मानते हैं कि वो एक आस्था का केंद्र है। मेरे लिए तो वो दृढ़ निश्चय का केंद्र है। जैसा मैंने कहा था कि मेरे लिए एक दृढ़ निश्चय का केंद्र है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने निश्चय किया और वो बनाया, इतनी बाधाओं के बाद बनाया, उन्हें बनाना था वो। और लोग कहते हैं इसको साथ लेके चलते, उसको साथ लेके चलते तब बन पाता, वो ऐसे नहीं बनता तो वो कैसे भी नहीं बन पाता। किसनों को ही साथ ले ले, कोई ना कोई नाराज हमेशा हो जाता है। तो अगर आपको काम करना है, देश के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, तो कर डालिए। इंतजार मत कीजिए कि ये उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, उसे कर डालिए और अपने उत्थान की बात भी करिए, क्योंकि स्वयं का उत्थान ही देश का उत्थान है। मॉरिशस में ये बात बहुत मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगी कि मॉरिशस में इस बात को बहुत ही गहराई से समझा है कि खुद का उत्थान, मेरा घर साफ रहेगा तो मेरा देश साफ रहेगा। यहाँ कोई घर अपना गंदा रख के बाहर भाषण देने नहीं जाता कि हमें सफाई अभियान चलाना चाहिए। वो कोई कहीं जाकर भाषणबाजी नहीं करता है, वो अपना घर साफ करता है। सब हम अपना घर साफ रखें तो देश अपने आप ही साफ हो जाएगा। कोई किसी के उत्थान की बात नहीं करता यहाँ, कोई इस तरह की चर्चाएं नहीं करता कि हमें ये करना चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद खड़े होके, कहीं किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। सब अपने काम में लगे हैं, अपने काम निष्ठा से कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा देश मुझ में ही बसा है, कहीं ना कहीं मैं ही इस देश का हिस्सा हूँ। मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा, अपने आप को सफल बनाऊंगा तो मेरा देश सफल होगा। तो मॉरिशस से इसी संदेश के साथ कि अपने आप को सफल बनाइए, अपने आसपास के लोगों को सफल बनाइए, अपना देश अपने आप ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत प्रणाम। बहुत आप म्यूटेड हैं अरुणा जी, आप म्यूटेड हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आपने को मैंने आमंत्रित किया और इतनी अच्छी बातें मैंने सुनी। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा देश मुझी में बसा है, इसलिए उन्नति, स्वोन्नति और वो सही दिशा की स्व उन्नति हो तो जरूर ही देश आगे बढ़ेगा। और मैंने जैसे आपको आमंत्रित करते हुए कहा था कि एक ऐसा देश जिसको स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा होगा, अपने मन में, अपने विचारों में बसाया होगा, और आप उसी खुली फिजा में रहती हैं, तो आपके वक्तव्य से वही बात जाहिर हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता के वीर सपूतों में चंद्रशेखर आजाद का नाम आते ही एक दृढ़ व्यक्तित्व की छवि आंखों के सामने घूम जाती है। चंद्रशेखर आजाद जिस फिजा से निकलकर आए थे, उसी आबो हवा में रहने वाली शख्सियत को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो मोदी नगर से हमारे साथ जुड़े हैं। देशभक्ति का जज्बा परिवार में कैसे रहा, आइए इसी विषय में जानते हैं। शास्त्री जी, आप आमंत्रित हैं। नमस्कार। आज इस पावन अवसर पर मैं अपनी अनुजा अरुणा को खूब आशीष देता हूं कि उन्होंने इतना अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया है और विश्व में जहां जहां मेरा देश फैला हुआ है, वहां वहां से ऐसी महान विभूतियों को लाकर उन्होंने एक साथ जोड़ा है कि मैं उन सबके दर्शन करके अभिभूत हूँ। उन सभी को प्रणाम करता हूँ और अपनी बहन अरुणा को आभार व्यक्त करता हूँ। ये आजादी का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये भारत सरकार ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा इसको नाम दिया अमृत महोत्सव, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष, जो चेतनाएं, ऐसी चेतनाएं जिनको किसी ने इतिहास में स्थान भी नहीं दिया, वास्तव में वो ही लोग अधिक इस आजादी के कारक रहे। हम जिस समय में
जी रहे हैं, जिस आजादी को हम देख पा रहे हैं, ये आजादी वैसी आजादी नहीं जान पड़ती जैसी आजादी के लिए हमारे अमर शहीदों ने बलिदान किए थे, क्रांतिकारियों ने जो अपना आत्मोत्सर्ग किया, वो ऐसी आजादी को देखने के लिए नहीं किया था जिसको हम आज देख पा रहे हैं। हम एक ऐसे काल में जी रहे हैं जहां भारत अपने वास्तविक विकास को पा नहीं सका है। अगर 2014 से पूर्व और 2014 से बाद का जो समय है, इसको अगर हम आलोचनात्मक और समालोचनात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हम पाएंगे कि हमने चीन और हम लगभग थोड़ा आगे पीछे आजाद हुए, और हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। हमारी स्थिति देखिए कि हम विकास के नाम पर कहाँ तक पहुंचे। हाँ, 14 से अभी जो समय चल रहा है, अवश्य इसमें परिवर्तन है। खैर, ये एक अलग परिचर्चा का विषय हो सकता है। मेरा जन्म यहाँ एक क्रांतिकारी परिवार और जो अंग्रेजों द्वारा बागी घोषित परिवार था, उसमें हुआ। मैं अपने पर एक छोटा सा संस्मरण आप लोगों को देता हूं और उस पर उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। मेरे पिताजी गुरुकुल डोरली के स्नातक थे। गुरुकुल डोरली मेरठ के पास एक ग्रामीण परिदृश्य के क्षेत्र में एक जंगल में बना हुआ एक गुरुकुल होता था, जहां क्रांतिकारियों का एक गुप्त अड्डा होता था। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का यह गुप्त ठिकाना था, और मेरे पिताश्री को उनके भोजन की पारी लगती थी। जब वो आया करते थे तो मेरे पिताजी की भोजन की पारी लगती थी कि आजाद जी को भोजन वो कराया करेंगे। एक रात क्या हुआ कि आजाद जी बहुत रात्रि के समय 11 साढ़े 11 बजे के करीब रात्रि के, आपकी आवाज म्यूट हो गई। क्षमा चाहूंगा, रात्रि के समय वहां पहुंचे, और उस समय मेरे पिताश्री को कहा, पिताश्री का नाम भूपाल सिंह था, तो मेरे पिताश्री को कहा कि भूपाल जाओ आजाद जी के भोजन की व्यवस्था करो। तो पिताश्री रसोई में गए और उन्होंने देखा कि रसोई में कुछ नहीं है। अब चूंकि उनका बाल्यकाल था, वो 10 वर्ष की आयु के रहे होंगे उस समय, तो अब उन्होंने पाचक को कहा कि भोजन की ऐसी व्यवस्था क्या इस समय हो सकती है, आजाद जी आए हैं। तो पाचक असमर्थ रहे उस समय वो व्यवस्था करने में। तो पिताश्री, वहां एक रसायनशाला भी थी जिसमें च्यवनप्राश बना रखा था, तो पिताश्री एक बाल्टी च्यवनप्राश लेके आजाद जी के सामने चले गए, और आजाद जी ने च्यवनप्राश खा के अपनी उधर पूर्ति की, उस समय की जो उनकी क्षुधा थी उसकी शांति की। इस बीच जो वहां के आचार्य थे चौहान जी, उन्होंने क्या क्या भोजन कराया है, तो देखा तो आजाद जी च्यवनप्राश खा रहे हैं। तो उन्होंने पिताजी को डांट लगाई कि इतना च्यवनप्राश खिला दिया है, ये हानिकर होगा आजाद जी को। तो उन्होंने फिर उन्हें दूध की बाल्टी वो लेकर आए, और उन्होंने जितना आप दूध पी सकते हो दूध पीजिए, जिससे इसकी जो ऊष्मा, जो अधिक ऊष्मा च्यवनप्राश ज्यादा खाने से होगी, वो शांत हो जाए। तो ऐसा एक उदाहरण रहा। जब मेरा जन्म हुआ तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, और मेरा जन्म 24 जुलाई का है।
तो पिताजी ने आजाद जी की स्मृति में मेरा नाम चंद्रशेखर रखा और मुझे भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। तो मुझे बचपन में मेरा नाम बहुत बड़ा लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे मूछें आनी शुरू नहीं हुई थी, तो मैं कोयले से मूछें बनाया करता था और ऐसे फोटो खिंचाया करता था। तो बड़ा एक अच्छा लगता था। राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर महाविद्यालयीन स्तर पर जो कार्यक्रम होते थे, उनमें राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत गीत और भजन, कथानक उन्हें सुनाने का मुझे जिम्मा मिलता था और मैं उन्हें सुनाया करता था और बड़ा उस समय एक आह्लाद हुआ करता था। 1857, ये चूंकि हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए वह अमर शहीदों की भूमि है। मेरठ यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर के करीब की दूरी पर मेरठ है। तो वहां पर मेरठ में जब ये आजादी का आंदोलन, जब 1857 की क्रांति जिसको हम बोलते हैं गदर की शुरुआत हुई, तो वहां से दिल्ली जाने के लिए आजादी के दीवाने निकल पड़े और वहां एक धन सिंह कोतवाल हुआ करते थे। धन सिंह कोतवाल मेरठ के कोतवाल होते थे। उन्होंने जो शस्त्रागार था जिसमें बंदूकें रखी हुई थी, हथियार रखे थे, वो शस्त्रागार उन्होंने आजादी के दीवानों के लिए खोल दिया और उसके बाद वो सब उन हथियारों को लेकर और वो निकल पड़े दिल्ली की ओर। तो मेरा गांव सीकरी गांव है जहां मेरा पुण्य जन्म हुआ। तो इस पुण्य भूमि पर अंग्रेजों का और क्रांतिकारियों का मुकाबला हुआ। यहाँ जब अंग्रेज गांव पर हमला करने आए, तो उस समय गांव में कुछ लोग इकट्ठे होकर, यहाँ एक माता का मंदिर है, उस माता के मंदिर के गर्भगृह में छिप गए। लगभग 145 लोग थे गांव के, वो उस गर्भगृह में छुप गए। यहाँ एक बहुत महान वटवृक्ष है जो उस समय का साक्षी है, उस दृश्य का, उस घटना का। तो यहाँ गांव की भाषा में उसको बेहदा बोलते थे। गदर को बेहदा करके शब्दावली थी, बेहदा बोलते थे। तो यहाँ पर गांव में शोर हुआ कि बेहदा मचा है भाई, तो सब छिप जाओ। तो हमारी हवेली थी उस समय गांव में, तो उससे निकल के और जो आसपास के सभी ग्रामीण थे सब इकट्ठे होके माँ महामाया के मंदिर में पहुंच गए। तो मेरे जो पड़बाबा थे उनको मक्खन और अचार बहुत पसंद था। वो एक छोटी हांडी मक्खन की और एक अचार की लेके उस वटवृक्ष पर चढ़ गए, मंदिर में था जो। और क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर भूख लगेगी तो हम वो अचार और मक्खन खा के हमें समय निकल जाएगा। लेकिन समय था, अंग्रेजों ने गांव में जाते हुए किसी बुजुर्ग महिला से, कोई दूसरी महिला बात कर रही थी, तो उन्होंने सुन लिया किसी ने, मुखबिर ने, कि मंदिर में छिपे हुए हैं सब। अंग्रेजों ने चारों तरफ से मंदिर घेर लिया और उसमें से सभी क्रांतिकारियों को निकाल के और मेरे पड़बाबा जी को पेड़ से उतार के, और मेरे पड़बाबा जी के 2 भाई थे उन्हें मंदिर के गर्भगृह से निकाल के उन्हें उसी पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। और उन्हें 145 लोग थे वो, उन्हें फांसी पर लटका दिया। और उसके बाद भी अंग्रेजों ने इतनी क्रूरता की कि प्रत्येक शव को तोप से बांध के और उन्होंने उनको सबको उड़ाया। ऐसा गंभीर, ऐसा
मंजर जो है वो देखने को नहीं मिलता। गांव में कोई घर नहीं था जब उस घर को अंग्रेजों ने तोप से ना उड़ा दिया हो। गांव में कोई पशु भी जिंदा नहीं बचा और सभी लोग शहीद हो गए। जो क्षमा चाहूंगा। चलिए हम इस वेबिनार को ज्यादा दुखी अवस्था में तो नहीं चलिए, खत्म करेंगे। ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये हाँ, पूरा इतिहास है, बहुत स्मरण करने योग्य है और मुझे आज समय दिया आपने, मैं उसके लिए धन्यवाद आपको करता हूं। धन्यवाद। और समापन की ओर बढ़ते हैं। देशभक्ति दिखाने के लिए सभी देशवासी अपने अपने स्तर पर काम करते हैं और अपनी अपनी तरह से। एक सिपाही बंदूक और तोप से लड़ता है और एक सिपाही कलम से, पर दोनों ही दुश्मनों के सर कलम कर सकते हैं। आजादी की लड़ाई में भी जहां एक ओर हथियार चले तो दूसरी ओर कलम। कलम का सिपाही अहिंसा से काम करता था, पर जोश भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित गोपाल दास व्यास के शब्दों में, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। जब स्वतंत्रता आंदोलन की देश में धूम मची थी, तब लगभग हर प्रांत और क्षेत्र के महान साहित्यकारों, कवियों, लेखकों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र के लोगों का आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया। रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और न जाने कितने, न केवल उन्होंने देशभक्ति की जोत जलाई, अपितु स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी कामना के साथ आप सबको इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद और आशा करती हूँ हम फिर कभी किसी मंच पर मिलेंगे, और इसी उम्मीद के साथ आप सबको एक बार फिर से आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। आवाज